आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्यूरियोसिटी बुक की चैप्टर 3 को। टाइटल है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। चैप्टर की स्टार्टिंग में बुलेटिन बोर्ड पर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग दी गई हैं। पहले हम इन्हें रीड करेंगे। लिखा है कि इंडिया की 11.4% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है। ICMR रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। डाइट में तेल को 10% तक कम करना चाहिए। फास्ट फूड डायबिटीज़ की एक बड़ी वजह है। एयर पोल्यूशन हेल्थ के लिए एक बड़ा रिस्क है। मॉनसून आते ही मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ जाती हैं। योगा तनाव को कम करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इंडिया में 28.6% लोग ओबेस यानी ज़्यादा मोटे हैं। WHO के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया में डायबिटीज़ और हार्ट अटैक ज़्यादा कॉमन है। रेगुलर हाथ धोने से इन्फेक्शन के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से बच्चों को ड्राई आई डिजीज़ यानी आंखों की समस्या हो सकती है। साफ पानी पीने से पानी और मच्छर से फैलने वाली बीमारियां कम होती हैं। एयर पोल्यूशन अब तक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बढ़ने से मोटापा, नींद की समस्या और तनाव बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होने से अकेलापन बढ़ रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट फिट और हेल्दी रहने के लिए है। लास्ट है डाइट मंत्र। अपने खाने में, अपने डाइट में तेल और शक्कर की क्वालिटी कम कर दो। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि नोटिस बोर्ड पर जो न्यूज़ की क्लिपिंग लगी हैं वो हमें क्या बताती हैं। वो बताती हैं कि हमारे देश के लोग किन किन हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्या सिर्फ बीमारी ना होना ही हेल्थ है? हेल्थ का मतलब है फिजिकली अच्छा फील करना, पॉजिटिव सोचना और अच्छे रिलेशनशिप रखना। एक हेल्दी इंसान अपने शरीर की केयर करता है, पॉजिटिव सोच रखता है और अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करता है। चलिए अब हम समझते हैं असली में हेल्दी होना क्या होता है। एक ग्रेड 8 यानी क्लास 8 का एक बच्चा नए शहर के स्कूल में गया। वहाँ ना दोस्त थे और ना मम्मी पापा के पास टाइम था, तो वह अकेला महसूस करने लगा। अकेलेपन से बचने के लिए वो ज़्यादा समय फ़ोन और सोशल मीडिया पर बिताने लगा, लेकिन इससे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने दोस्त बनाना ही छोड़ दिया। उसे सिर दर्द रहने लगा, उसका वजन भी कम हो गया और नींद भी ठीक से नहीं आती थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि स्क्रीन टाइमिंग कम कर दो, यानी मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय कम बिताओ और एक काउंसलर से मिलो। स्कूल काउंसलर ने उसकी मदद की, दोस्त बनाने में और उसकी हेल्थ को बेटर करने में। अब क्वेश्चन ये है कि उस बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह क्या थी? जवाब है अकेलापन, ज़्यादा समय स्क्रीन टाइमिंग और सोशल मीडिया पर बिताना, जिससे उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी आदतें और आसपास के वातावरण ने उसके हेल्थ को कैसे इफेक्ट किया। जवाब है इसके लिए अनहेल्थी हैबिट्स और अकेले इन्वायरमेंट ने उसे मेंटली और फिजिकली कमज़ोर कर दिया था। आगे लिखा है कि WHO कहता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, बल्कि हेल्थ का मतलब है बॉडी, माइंड और सोशल लाइफ तीनों का ठीक होना। एक हेल्दी इंसान हर समय हर काम बेटर तरीके से करता है और मुश्किल समय में भी खुद को संभाल सकता है। एक हेल्दी इंसान अपने दोस्त और समाज के लोगों के लिए साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकता है। तो चलिए अब और गहराई से हेल्थ को समझते हैं। अब जानते हैं कि आयुर्वेदा यानी भारत के एंशिएंट हेल्थ साइंस हमें क्या सिखाता है। लिखा है कि आयुर्वेदा कहता है कि सच्ची हेल्थ का मतलब है बॉडी, माइंड और इन्वायरमेंट में बैलेंस रहना। दिनचर्या यानी डेली रूटीन और ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन की डेली रूटीन और सीजनल रूटीन को फॉलो करने के लिए बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अपने शरीर के नेचर के हिसाब से ही ताज़ा और हेल्थी खाना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, सफाई, अच्छी नींद और शांत माइंड, ये सभी टोटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हैबिट्स हम योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से भी अचीव कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो अब जानते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। लिखा है कि हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस खाना खाना, हाइजीन रहना यानी साफ़ सफाई रखना, साफ इन्वायरमेंट में रहना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना, फैमिली और फ्रेंड के साथ समय बिताना और हमेशा पॉजिटिव सोचना। आगे लिखा है कि कुछ ऐसी आदतें लिखो जो आपके
पेरेंट्स, टीचर या बड़े लोग हमेशा आपको फॉलो करने के लिए कहते हैं। सोचो इनमें से कौन सी आदतें आप ऑलरेडी करते हो और कौन सी आदतें आप आगे करना शुरू करना चाहोगे। गुड हैबिट्स की लिस्ट है: कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपने शरीर को साफ रखना और पर्सनल हाइजीन या मेंटेन रखना। ईट अ हेल्थी एंड बैलेंस्ड डाइट, हेल्थी और बैलेंस्ड फूड खाना। नेक्स्ट है रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट, हर दिन रिलैक्स करके या थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए समय निकालना। बैड हैबिट्स की लिस्ट: फर्स्ट है मोबाइल या स्क्रीन पर ज़्यादा समय मत बिताना। नेक्स्ट है रोज फास्ट फूड या अनहेल्थी जंक फूड खाना। सॉरी, बैड हैबिट्स की लिस्ट बता रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है जो बैड हैबिट्स में आती हैं, मोबाइल या स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताना एक बैड हैबिट है। रोज फास्ट फूड और अनहेल्थी जंक फूड खाना भी बैड हैबिट है। देर तक सोना या नींद पूरी ना होना भी एक बैड हैबिट है। और खाना छोड़ देना, खासकर ब्रेकफास्ट स्किप करना भी एक बैड हैबिट है। हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही केयर करना जरूरी है। हेल्थी आदतें हमेशा शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाती हैं। अपने दोस्तों और टीचर के साथ डिस्कस करो इस बारे में। इस एक्टिविटी और डिस्कशन से आप समझ पाओगे कि हमारी हेल्थ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। इन फैक्टर से हमारी लाइफस्टाइल और हमारा इन्वायरमेंट यानी हमारे आसपास का माहौल शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं? ऐसा खाना खाओ जिसमें फ्रूट्स, सब्जियां और होल ग्रेन्स हो। बैलेंस डाइट आपके बॉडी को एनर्जी और सभी न्यूट्रिएंट्स देती है। पैकेट वाला ऑयली और शुगर खाना जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। ये फूड सिर्फ टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन बॉडी को ये नुकसान करते हैं। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर खेलना, वॉक करना, साइकिलिंग करना या कोई भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम कम करो। फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी और टाइम नेचर में बिताओ। स्क्रीन टाइम कम करो, जैसे फ़ोन, कंप्यूटर और टीवी, और समय ज़्यादातर प्रकृति में बिताओ। पार्क में वॉक करो, पेड़ पौधों के पास रहो और इससे माइंड फ्रेश रहेगा। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, इससे बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश रहते हैं। रोज़ योगा या प्राणायाम यानी ब्रीथ एक्सरसाइज करो, ये माइंड को शांत और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। टबैको, अल्कोहल और ड्रग जैसे हार्मफुल चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें बॉडी और माइंड दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। आगे है नेक्स्ट टॉपिक, कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, यानी पर्यावरण को साफ रखना। लेट अस कंपेयर, चलो कंपेयर करें। फिगर 3.3a और 3.3b को देखो। आप किस प्लेग्राउंड में खेलना चाहोगे और क्यों? ज़्यादातर बच्चे फिगर 3.3a वाला प्लेग्राउंड चुनेंगे क्योंकि वह साफ सुथरा, सुंदर और वेल मेंटेन है। फिगर 3.3 वाला प्लेग्राउंड बहुत गंदा है, वहाँ कूड़ा है, मच्छर मक्खियाँ हैं, वहाँ खेलना अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादातर लोग 3.3 वाले साफ प्लेग्राउंड में खेलना चाहेंगे क्योंकि वह सुंदर, साफ और सेफ लगता है। जबकि फिगर 3.3b में प्लेग्राउंड गंदा है। ऐसे गंदे इलाकों में रहने वाले लोग ज़्यादातर बीमार पड़ सकते हैं। अच्छी आदतें अपनाने और हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करने के साथ साथ हमें खुद को और अपने आसपास के एरिया को भी साफ रखना चाहिए। क्या कभी आपने ऐसी जगह पर सांस लेने में दिक्कत महसूस की है जहां धुआं या धूल बहुत हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साफ हवा और पानी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। शहरों में गाड़ियां और फैक्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन खांसी, सांस की दिक्कत या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है कि हवा सिर्फ साफ या पोल्यूटेड है। AQI हमें बताता है कि किसी भी एरिया की हवा कितनी साफ है या कितनी पोल्यूटेड है। साफ और अच्छा इन्वायरमेंट हमें हेल्दी रखता है और अच्छा महसूस कराता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ मैटर्स टू। हेल्थ सिर्फ बॉडी की बात नहीं है बल्कि फीलिंग और रिलेशनशिप की भी हेल्थ का हिस्सा है। हेल्थ सिर्फ बॉडी की बात नहीं है बल्कि फीलिंग और रिलेशनशिप भी हेल्थ का हिस्सा है। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं और साफ जगह रह रहे हैं फिर भी हम अकेला या परेशान हो तो हम हेल्थी महसूस यानी स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। फ्रेंड और फैमिली के साथ समय बिताना, बातें करना, हंसना, इंजॉय करना, ये सब हमारे माइंड को भी हेल्दी रखती हैं। आगे है हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हमें कैसे पता चले कि हम बीमार हैं?
हमारा शरीर एक पर्टिकुलर तरीके से काम करता है ताकि हम स्वस्थ रहें। जब हम बीमार महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। बीमार होने पर हमें कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे दर्द, थकावट, चक्कर आना, और भी कुछ संकेत हैं जैसे बुखार, रैसिस, हाई ब्लड प्रेशर या सूजन होना। आगे है कि सिम्टम्स वो होते हैं, अब यहाँ पर सिम्टम्स और साइन यानी इन दोनों के बारे में जानेंगे। सिम्टम्स क्या होती हैं? सिम्टम्स वो होती हैं जो हमें महसूस कराते हैं, जैसे दर्द। साइन वो होती हैं जो दिखाते हैं या मेज़र किया जाते हैं, जैसे बुखार में बॉडी टेम्परेचर। तो सिम्टम्स वो हैं जो हमें महसूस हो रही हैं, और साइन वो हैं जो मेज़र किए जाते हैं या हमारे शरीर पर अलग से ही दिख जाते हैं। इन सिम्टम्स और साइन से डॉक्टर समझते हैं कि इंसान को कौन सी बीमारी हो सकती है। आगे शुरू करते हैं। लिखा है डिजीज़, व्हाट आर द कोज एंड टाइप। बीमारियां, कारण और उसके प्रकार क्या हैं। बीमारी एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे शरीर या दिमाग के नॉर्मल काम को बिगाड़ देती है। जब कोई एक या ज़्यादा ऑर्गन या पूरा सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो वह इंसान बीमार हो सकता है। कुछ बीमारियां जर्म्स से होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वॉर्म्स या प्रोटोजोआ। इन सभी जर्म्स को पैथोजेंस कहा जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वॉर्म्स और प्रोटोजोआ, इन सभी जर्म्स को पैथोजेंस कहा जाता है जो बीमारियां फैलाती हैं। कुछ बीमारियां सही न्यूट्रिशन ना मिलने से या अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण भी होती है। कुछ बीमारियां थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन कुछ बीमारियां लंबे समय तक रहती हैं और उनको बार बार इलाज या केयर की ज़रूरत होती है। बीमारियों को उनके कारण और फैलने के तरीके के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, NCDs, यानी ना फैलने वाली बीमारी। कुछ बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज़ या अस्थमा जर्म्स से नहीं होती और एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती। ये बीमारियां आमतौर पर हमारी लाइफस्टाइल, खाने की आदतों और इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है। ऐसी डिजीज़ को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी फैलने वाली बीमारी। जो बीमारियां पैथोजेंस से फैलती है, जर्म्स से फैलती हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड-19। ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अब यहाँ पर फिगर 3.4 में दिखाया गया है कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। बीमारी फैलने के कुछ सामान्य तरीके, बीमारियाँ कैसे फैलती हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क में, जैसे हाथ मिलाना। बाय एयर, जैसे खांसी से या छींकने से हवा में ये जर्म्स फैल जाते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जैसे इन्फेक्टेड कपड़े या चीज़ें किसी के पहन लेना। फूड और वाटर से, जैसे गंदा और खाना खाना या पानी पीना। मॉस्किटो और इंसेक्ट से, जैसे डेंगू फैल जाता है, डेंगू फैलाने वाले मच्छर हैं, इनसे बीमारियां फैलती हैं। रेबिड एनिमल, जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज़ की बीमारी फैल जाती है। आगे है इन रिसेंट ईयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। कि हाल में ही इन सालों में ही इंडिया में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ज़्यादातर जंक फूड यानी अनहेल्दी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं और लंबा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आज इंडिया में ज़्यादातर मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। इन दो तरह की बीमारियों का फ़र्क समझना हमें यह सिखाता है कि बीमारियां कैसे फैलती है और हम कैसे उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज़ कोज्ड एंड स्प्रेड। कि कम्युनिकेबल डिजीज़, फैलने वाली बीमारियां कैसे होती हैं और कैसे फैलती हैं। सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ पैथोजेंस यानी अलग अलग तरीके के जर्म्स की वजह से होती हैं। ये जर्म्स हमारे शरीर में कई रास्तों से आ सकती हैं। हवा के ज़रिए, गंदा खाना या पानी के ज़रिए, या फिर किसी और तरीके से भी। अब सवाल है कि ये जर्म्स एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलते हैं। एक कॉमन तरीका है हवा के ज़रिए। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो ये बीमारी फैलती है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे हाथ मिलाने से। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे बीमार व्यक्ति के कपड़े, बर्तन या चीज़ें इस्तेमाल करने से। आगे लिखा है कुछ कम्युनिकेबल बीमारियां, कुछ फैलने वाली बीमारियां गंदे पानी या खाने से भी फैलती हैं। कुछ पैथोजेंस मच्छरों या मक्खियों जैसे कीड़ों से फैलते हैं। इन कीड़ों को वेक्टर कहते हैं।
मतलब ये कीड़े बीमारी फैलाने वाली जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती है तो हम सिंपल स्टेप्स लेकर खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलती हैं और इन सब से कैसे बचा जा सके। आगे लिखा है कि ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स ने एक सर्वे में कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ को कलेक्ट किया है, जैसे फिगर टेबल 3.1 में दिया गया है। आप इस टेबल में दिए फैक्टर्स को बुक, ट्रस्टेड वेबसाइट या आपके साइंस टीचर से वेरीफाई कर सकती हैं। टेबल को ध्यान से पढ़िए, सोचिए कि कौन कौन से आसान स्टेप्स इन बीमारियों को बचाने के लिए मदद कर सकती हैं। टेबल 3.1 सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टेड ह्यूमंस। फर्स्ट है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, सर्दी, जुकाम और फ्लू। कि किस कारण ये फैलती हैं? आंसर है वायरस। ये हमारे कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करती हैं? ये है सांस लेने की नली को। सिम्टम्स है इसके नाक बहना, गला खराब होना, बुखार महसूस होना, खांसी आना और शरीर दर्द करना। बचाव के उपाय है बार बार हाथ धोना, अपने टॉवल या अपने बर्तन शेयर ना करना, मुंह और नाक को ढककर रहना। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, वायरस से फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन को इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स है इसके हल्का बुखार, खुजली वाली स्किन में खुजली होना, रेसिस फैलना और छोटे छोटे बुलबुले से वगैरह होना आपके शरीर पर। बचाव के तरीके हैं बीमार व्यक्ति को आइसोलेट करो यानी अलग रखना, मुंह और नाक ढककर रखना और वैक्सीनेशन करना। नेक्स्ट है मीसल्स, ये भी फैलता है वायरस से, स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालता है। सिम्टम्स है इसके बुखार, गला खराब होना, नेक और ईयर और बाकी स्किन पर लाल दाने आना। बचाव के तरीके हैं बीमार व्यक्ति को आइसोलेट करो यानी उसे अलग रखो, मुंह और नाक को ढकना, साफ सफाई रखना और वैक्सीनेशन करना। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया की वजह से ये होते हैं। ये हमारे लंग्स पर असर डालती है ये बीमारी। सिम्टम्स हैं इसके कफ यानी खांसी, फीवर, फैटिग्यू यानी थकान, भूख ना लगना और रात में पसीने आना। बचाव के तरीके हैं टीबी पेशेंट को, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए यानी दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रखना चाहिए, मुंह और नाक को कवर करना चाहिए, साफ सफाई बनाए रखना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब है डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, गंदे पानी और खाने से फैलने वाली बीमारियाँ। ये है हेपेटाइटिस, वायरस की वजह से फैलती है, एक तरीके का वायरस है, लीवर पर असर डालता है और सिम्टम्स है इसके थकावट, बुखार, भूख न लगना, नोसिया, उल्टी आना और जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाना या पेट के दाहिनी तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द होना। बचाव के तरीके हैं कि उबला हुआ पानी पियो और वैक्सीनेशन कराओ। नेक्स्ट है कोलेरा, ये भी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, असर डालता है हमारे इंटेस्टाइन पर। सिम्टम्स है इसके डायरिया यानी दस्त लगना, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। बचाव के तरीके हैं साफ सफाई रखना, अच्छा हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करना, उबला हुआ पानी और पका हुआ खाना खाना और वैक्सीनेशन कराना। नेक्स्ट है थायराइड, थायराइड बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से, इन्फेक्ट करता है हमारा इंटेस्टाइन। सिम्टम्स है इसके सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, बुखार और दस्त लगना। बचाव के तरीके हैं पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना, सैनिटेशन करना, ठीक से पका हुआ खाना खाना और उबला पानी पीना, वैक्सीनेशन करवाना। नेक्स्ट है एस्कारिसिस राउंड वॉर्म यानी पेट के कीड़े। ये कीड़ों से, पेट में रहने छोटे छोटे कीड़ों की वजह से बीमारी फैलती है। ये हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। सिम्टम्स हैं इसमें कि गंदगी में जो मल है उसमें कीड़े आना, भूख कम लगना, शरीर का विकास धीमे होना, दस्त लगना, वजन कम होना और खून की कमी होना। बचाव के तरीके हैं वही है पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना, सैनिटेशन बनाए रखना, ठीक से पका हुआ खाना खाना और उबला पानी पीना। आगे शुरू करती हैं। नेक्स्ट पेज पर डिजीज़ ट्रांसमिट बाय इंसेक्ट, मच्छरों से या इंसेक्ट से फैलने वाली बीमारियाँ। तो फर्स्ट है मलेरिया, कोसिंग एजेंट किस वजह से होती है? प्रोटोजोआ से। अफेक्ट करता है हमारी स्किन को और हमारी ब्लड को। सिम्टम्स है इसके हाई फीवर, खूब प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी खूब पसीना आना, पीरियोडिक चिल्स यानी ठंड लगना बार बार। बचाव के तरीके हैं मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करना जो मच्छरों को दूर रखते हैं, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, मच्छर पैदा होने वाली जगह को साफ करना जैसे जमा हुआ पानी। नेक्स्ट है डेंगू फीवर या ब्रेकबोन फीवर। ये डेंगू फीवर वायरस की वजह से है। ये इन्फेक्ट करता है हमारी स्किन को, ब्लड को,
मतलब वायरस की तरह फैलता है और इन्फेक्ट करता है हमारी स्किन को और ब्लड को। सिम्टम्स है इसके फीवर, हेडेज और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना। बचाव के तरीके हैं वही मॉस्किटो नेस्ट और रिपेलेंट क्रीम्स को इस्तेमाल करना, पूरे कपड़े पहनना, आसपास जमा पानी हटाना और गंदे पानी वाले एरिया से दूर रहना। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। संक्रमण जो डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी जो फैलने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचने के उपाय वही है आपने और आसपास सफाई रखना, रोजाना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, साबुन और पानी से हाथ धोना, छींकते या खांसते समय मुंह नाक ढकना, भीड़ में मास्क पहनना, टॉवल या हैंकरचीफ शेयर न करना, खाना पानी और घर साफ रखना, बीमार होने पर रेस्ट करना और अच्छे से इससे आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और दूसरों को इन्फेक्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है वोम्स के बारे में। वोम्स भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। कुछ वोम्स यानी जो कुछ कीड़े जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं और पैरासाइट्स बन जाते हैं, यानी ऐसे जीव जो किसी और के शरीर में रहकर उसके फ़ायदा लेते हैं जैसे, और ये कीड़े मतलब फैलते रहते हैं। ये कीड़े फैलते हैं गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, गंदी मिट्टी और इनफैक्ट लोगों या जानवरों के संपर्क में। तो पूछा गया है कि क्या सारी बीमारियां इन्फेक्शियस होती हैं, क्या सारी बीमारियां संक्रमित होती हैं। जवाब है नहीं, सभी बीमारियां इन्फेक्शन से नहीं होती। हाँ, तो सभी बीमारियां इन्फेक्शन से नहीं होती। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कोज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कारण क्या है। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा था, आप क्लास 8 सॉरी इसमें लिखा है कि अब आप क्लास 8 में पढ़ने जा रहे हो कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी बीमारियों से, और क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो स्कर्वी, एनीमिया और गट जैसी बीमारियों के बारे में। ये बीमारियां इन्फेक्शन से नहीं होती बल्कि लाइफस्टाइल, खान-पान, लाइफस्टाइल यानी रहन सहन और डाइट यानी खान पान और इन्वायरमेंट से जुड़ी होती हैं। यही बीमारियां आज भारत में मौत का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्हाट विल हैपन इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन। अगर हम आयोडीन जरूरत से ज़्यादा लें तो क्या होगा। यह सवाल डेफिशिएंसी डिजीज़ को समझाने के लिए है, यानी ऐसी बीमारी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। लेकिन याद रखो, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने से भी नुकसानदायक हो सकता है। एक्सेस अमाउंट में आयोडीन थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर सकता है। आगे है डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है। वो बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, जैसे विटामिन की कमी से या मिनरल्स की कमी से। ये नॉन कम्युनिकेबल यानी ना फैलने वाली बीमारियां होती है। आगे है क्रोनिक डिजीज़। कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी बीमारियां लंबे समय यानी 3 महीने से ज़्यादा तक चल सकती हैं। इन्हें क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ अ मेजर हेल्थ इशू। यह एक बहुत बड़ा कॉमन डिजीज़ बनती जा रही है। अडल्ट के साथ साथ अब बच्चे भी देखे जा रहे हैं इस डायबिटीज़ के पेशेंट के रूप में। भारत में डायबिटीज़ पेशेंट की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्या होता है डायबिटीज़। जवाब है हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्थी हैबिट्स यानी गलत खान पान की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज और मोटापा यानी ओबेसिटी और भी कई वजह से ये डायबिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है लर्न अबाउट कोज एंड प्रिवेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। स्टेप्स हैं एक्टिविटी 3.5 में दिया गया है। अपने इलाके में 3 सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ का पता करें। डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर से बात करें, उनसे जानें कि लाइफस्टाइल चेंज और डिजीज़ को कैसे मैनेज या प्रिवेंट किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं टेबल 3.2 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्स्ट है ओबेसिटी यानी मोटापा। सिम्टम्स आप जानते ही हैं मोटापा कैसे दिखते हैं, उसके साइन। सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंज कि कैसे इसे बचाव किया जा सकता है, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज से। इसके बाद है डायबिटीज़ के सिम्टम्स है कि बार बार यूरिनेशन यानी पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, थकावट ज़्यादा महसूस होना, वजन कम हो जाना और घाव धीरे धीरे बनना, ये डायबिटीज़ के असर है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। ये सब मतलब कि यहाँ पर आधे आपको ये ब्लैंक छोड़े हुए हैं, इनके बारे में आपको खुद पता लगाना है। आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आगे एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, डॉक्टर कमल राणा दावी, जो 1917 में इनका जन्म हुआ, 2001 में इनकी डेथ हो गई। एक पियोनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर थे
उन्होंने ये स्टडी की थी कि हार्मोन्स और कुछ वायरस का कनेक्शन कैंसर से कैसे होता है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। उनका काम यह भी बताना है कि टोबैको, डाइट और पोल्यूशन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है, और इससे ये हाईलाइट होता है कि हेल्थ लाइफस्टाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़। आपने शायद सुना होगा कि ये फेस प्रिवेंट इज़ बेटर देन क्योर। ये बताता है कि बीमारियां होने के बाद उसका इलाज करने से अच्छा है कि हम उससे पहले ही बचाव कर लें। हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक से दूसरी जगह फैलती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों से खुद को बचाकर रखना चाहिए। आगे है ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। लिखा है कि भद्राक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन ने लोगों को टॉयलेट बनाना और यूज़ करने के लिए इनक्रेज किया। इसके कारण ओपन डिफेक्शन यानी खुले में शौच काफ़ी कम हो गया और बच्चों की हेल्थ में भी सुधार आया, जैसे डायरिया और इन्फेक्शन के केसेस में भी कमी देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी। इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि सिंपल स्टेप जैसे गुड सैनिटेशन से कम्युनिकेबल डिजीज़ के स्प्रेड काफ़ी कम हो जा सकता है। अब आप भी अपने एरिया में ऐसे कम्युनिटी कंपेनियन के बारे में जानिए, अपनी क्लास में शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ डिस्कस कीजिए। ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज़। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि कुछ लोग दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, हालांकि वो सेम इन्वायरमेंट में रहती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर की नेचुरल एबिलिटी टू फाइट डिजीज़, यानी हमारी शरीर की वो नेचुरल एबिलिटी जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है, वो है हमारी इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। आपने बचपन में, नेक्स्ट है वैक्सीन और प्रोटेक्शन के बारे में। आपने बचपन में कुछ ड्रॉप्स या इंजेक्शन लिए होंगे बीमारियों से बचने के लिए, ये जैसे पोलियो, मीसल्स, टेटनस, हेपेटिस, ये सभी चीज़ें। ये सभी वैक्सीन होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली सीरियस इन्फेक्शन से बचाती हैं। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है ताकि वो हार्मफुल जर्म्स को रिकॉग्नाइज करे और उन पे अटैक करे। ये प्रोसेस कहलाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो ये तो प्रोथेजन से एक्सपोजर के बाद या वैक्सीन के थ्रू डेवलप होती है। ये प्रोसेस कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो ये पैथोजेंस यानी जम्स, हार्मफुल जम्स से एक्सपोजर के बाद वैक्सीन के थ्रू डेवलप होती है। वैक्सीन बनाई कैसे जाती है? वैक्सीन अलग अलग तरीक़ों से बनाई जा सकती है। फर्स्ट है वीकेंड या डेड पैथोजन से, जैसे वायरस या बैक्टीरिया के ये डेड वायरस या बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाई जाती है। इनएक्टिव या हार्मफुल पार्ट ऑफ पैथोजन से भी। कुछ न्यूअर वैक्सीन ऐसे होती हैं जो हमारे अपने बॉडी सेल को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वो जम्स का हार्मलेस पार्ट बताएं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करके फाइट करना सीखता है। एग्जाम्पल है टेटनस शॉट। मान लीजिए आपको कोई इंजरी हो गई है तो आपको दिया जाता है टेटनस शॉट। ये वैक्सीन टेटनस कोसिंग बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसमें होता है एक इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन जो इम्यून सिस्टम को डिसीज के बिना ही प्रोटेक्शन सिखाता है। क्वेश्चन है डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर। क्या आप जानते हैं कि पहली वैक्सीन कब डिस्कवर हुई थी? आगे लिखा है एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जो ब्लिस्टर यानी शरीर पर छल्ले जैसे निशान बना देती थी और मिलियंस ऑफ लोगों की इसने जान भी ली थी। एक थोड़ी हल्की बीमारी जिसे काउपॉक्स कहते हैं, जो गांव में देखी जाती थी, वो भी कभी कभी ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकती थी। 1700 के आखिरी दिनों में एक इंग्लिश डॉक्टर जिनका नाम एडवर्ड जेनर था, उन्होंने ये डिस्कवर की कि जिनको काउपॉक्स हो चुका होता है उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इस डिस्कवरी के कारण पहले वैक्सीन इन्वेंट किया गया और इन्हें लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाव देने में मदद की। आगे है आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक विरासत।
मॉडर्न वैक्सीन के आने से बहुत पहले इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेथड होती थी जिसे वायरोलेशन कहते थे, जो स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए यूज़ की जाती थी। इस मेथड में स्मॉल पॉक्स के जो छल्ले हैं, जो सोर हैं, जो निशान है, उनसे थोड़ा से इन्फेक्टेड मटेरियल को निकाला जाता था। उसको किसी हेल्थी व्यक्ति की स्किन पर स्क्रैच करके लगाया जाता था ताकि एक हल्की सी इन्फेक्शन हो और बॉडी इम्यून डेवलप कर सके। जो लोग ये प्रैक्टिस करते थे उन्हें टीकेदार्स कहा जाता था। आगे है थिंक लाइक अ साइंटिस्ट में ऑब्जर्वेशन। जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड्स यानी गांव में दूध बेचने वाली महिलाएं, कि जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड होती थी जिनको काउपॉक्स हो चुका था, उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। शायद इसलिए उनकी काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरस रिलेटेड होते हैं। हाइपोथेसिस, कल्पना या अनुमान। जेनर ने ये हाइपोथेसिस बनाई कि यानी ये कल्पना की कि काउपॉक्स के जो ब्लिस्टर्स हैं यानी जो निशान हैं, ये छल्ले हैं, वो उनमें जो पीला पदार्थ होता है वो लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाता है। उसने ये टेस्ट किया कि एक लड़के को काउपॉक्स के ब्लिस्टर के लिक्विड यानी सैप इंजेक्ट करके दिया गया और बाद में जब उस लड़के को स्मॉल पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में लाया गया तो उसे कोई बीमारी नहीं हुई। रिजल्ट क्या निकला कि जेनर ने ये देखा कि जिन लोगों को काउपॉक्स का सैप दिया गया वो अब स्मॉल पॉक्स के प्रति इम्यून हो चुकी है, यानी उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, वो उनमें बीमारी से स्मॉल पॉक्स से लड़ने की ताकत उनमें आ चुकी है। नेक्स्ट है कि बाद में मास वैक्सीनेशन यानी लार्ज स्केल टीकाकरण ने पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को मिटा दिया, यानी स्मॉल पॉक्स का एरिडिकेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन एक सबसे इफेक्टिव तरीका है लोगों को हर एज ग्रुप में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक सीरियस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वैक्सीन बीमारियों को होने से रोकने में हेल्प करती हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड कम करने में भी मदद करती हैं और हर साल मिलियंस ऑफ जिंदगी बचाते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि वैक्सीन प्रिवेंटिव होती है, करेटिव नहीं, यानी बीमारी होने से पहले बचाव करती है, बीमारी हो जाने के बाद इलाज नहीं करती। वैक्सीन बीमारी होने से पहले बीमारी को होने से रोकती है। अगर आपके अंदर वो बीमारी हो जाए तो वैक्सीन लगाने से वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी। वैक्सीन बीमारी होने से पहले उसके इफेक्ट को काफ़ी कम कर सकती है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी पहले से ही बीमार हो चुका है तो वैक्सीन उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगी। कुछ लोगों को वैक्सीन से डर लगता है, उन्हें शक होता है, लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर वैक्सीन को बहुत ही केयरफुली टेस्ट करते हैं ताकि उनकी सेफ्टी कंफर्म हो सके और लोगों को कोई परेशानी ना हो। वैक्सीन लेना सिर्फ आपको ही प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सेफ रखता है। आगे है इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन के प्रोडक्शन में भारत की क्या भूमिका है? भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। भारत में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और उन्हें कई देशों में सप्लाई किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय वैक्सीन कंपनियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी ये कंपनियां ग्लोबल हेल्थ एफर्ट में बहुत योगदान दे रही हैं। आगे है डॉक्टर महाराज किशन भान, एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। यहाँ पर डॉक्टर महाराज किशन भान के बारे में बताया जा रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारियों का इलाज। अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से हमें बचाने में असफल हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे सकती हैं जो उन बैक्टीरियो को मारने के काम करती है जो बीमारियों का कारण बनते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर ही असर नहीं करते, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल्स के उन हिस्सों को टारगेट करते हैं जो इंसान या जानवरों के सेल्स से अलग होते हैं। ये वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों पर भी असर नहीं डालते। आगे लिखा है कि पेंसिलिन की डिस्कवरी सन 19, यहाँ पे पेंसिलिन की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है
कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, जो लंदन में बैक्टीरिया पर रिसर्च करने वाले बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश पर पड़ा हुआ मोल्ड बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रहा था, जो बैक्टीरिया को मार देता है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी का कारण बनी इस तरह से अचानक हुई खोज। सॉरी, यहाँ पर लिखा था, हाँ, जब वे हानिकारक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश पर पड़ा हुआ मोल्ड बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि एक मोल्ड से कोई ऐसा पदार्थ निकल रहा है जो बैक्टीरिया को मार देता है। इस तरह से अचानक हुई खोज पेनिसिलिन की डिस्कवरी का कारण बनी, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनी जिसके इस्तेमाल बैक्टीरिया इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है कि हालांकि एंटीबायोटिक बहुत असरदार होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्ट से हमें बचाने में, और इनकी डिस्कवरी ने बाद में इन्होंने लाखों लोगों की जान भी बचाई, लेकिन इनका बिना ज़रूरत और अधिक इस्तेमाल अब इनकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर रहा है। आजकल अखबारों में आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में सुनते होंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां बैक्टीरिया जिन्हें पहले एंटीबायोटिक मार देती थी, अब उसी एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट के बावजूद भी ये बैक्टीरिया बच जाते हैं और मल्टीपल हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो इन्फेक्शन पहले से आसान थे ठीक करने में, अब उन्हें ट्रीट करने में, उनका इलाज करने में बहुत मुश्किल हो गया है। इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, बीमारियां लंबे समय तक चलती रहती हैं और कभी कभी डेथ और रिस्क भी बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है कि फिगर 3.5 में दी गई इंफोग्राफिक को ध्यान से देखिए। हाउ डू यू थिंक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजेंस। आपको क्या लगता है कि बैक्टीरियल पैथोजेंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन सी सावधानी ली जा सकती है? जवाब है, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक वाइजली, कि एंटीबायोटिक को सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, सिर्फ तभी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, सही डोज और सही ड्यूरेशन तक, सही समय पर। बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक्स लेने से बचना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बनने से रोकता है और एंटीबायोटिक को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इफेक्टिव बनाए रखता है। पारंपरिक मेडिकल सिस्टम जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी भारत में कई सालों से कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये नेचुरल चीज़ें जैसे हर्ब्स, ऑयल्स और मिनरल्स से बीमारी को कंट्रोल करती हैं और रिकवर को प्रमोट करती हैं। रिकवर यानी बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। साथ ही ये एक स्वस्थ, एक हेल्थी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट पर जोर देते हैं। ये सिस्टम कुछ बीमारियों में मददगार हो सकती हैं और डेली लाइफस्टाइल एवरीडे आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन ये सभी बीमारियों और उनके हर स्टेज में असरदार नहीं होती। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं के लिए ये जो थेरेपी होती है वो लक्षणों को कंट्रोल करने पर ध्यान देती है, और मेडिकेशन यानी दवाओं, लाइफस्टाइल के में बदलाव और रिहेबिलिटेशन के ज़रिए जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। इन बीमारियों में जल्दी पहचान और लगातार देखभाल बहुत ज़रूरी होती है, ताकि बीमारी के बढ़ने को रोका जा सके और कॉम्प्लिकेशन ना हो, ज़्यादा समस्याएं पैदा ना हो। तो यहाँ पर हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।